Very good evening, everyone. This is Sahdev Singh. Today we are discussing the Hindu newspapers. दोस्तों, द हिंदू के इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस होता है? द हिंदू को पढ़ना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? सबसे पहली बात, आ, एक तो हम हिंदी माध्यम से होते हैं, और जब हम हिंदी माध्यम से होते हैं तो मोस्टली चांसेस होता है कि हम हमारी स्कूलिंग गवर्नमेंट में होती है, गवर्नमेंटल स्कूल में होती है। तो ऐसे में हमारी जो इंग्लिश है वो कमजोर हो जाती है। हम इंग्लिश से हमारा फियर आ जाता है हमारे अंदर। इंग्लिश का हम कैसे वो करें, फेस कैसे करें इंग्लिश को। और कहीं ना कहीं यूपीएससी के तैयारी के दौरान हमें हमारी जो इंग्लिश के प्रति रुझान हो, इंटरेस्ट है, ये कम हो जाती है, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल्स हम हिंदी में पढ़ते हैं। और इसी हिंदी पढ़ने के दौरान जो है और कई चीजें वीडियोस थ्रू या फिर किसी अन्य टीचर्स के माध्यम से हम सुनते जानते हैं कि जो है हमें हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने चाहिए। तो इससे हमारा जो है ध्यान भटकता है, और हम रियलिस्टिक से अपने आप को रूबरू नहीं कर पाते हैं। और इसी दौरान हमें जो है इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हम पीटी में, जब पीटी में देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, जो जो कि इंग्लिश से ट्रांसलेटेड होते हैं, तो उसमें जो वकैब है उसका वकैब हमें समझने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ ये तो हर्डल हुई पीटी की, और सेकंड हर्डल होती है हमें मेंस में। मेंस में भी हमारी जो किसी भी क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है। तो इंग्लिश में का जो है इंग्लिश वर्जन आसान होता है समझने में, तो इंग्लिश में भी होता है। साथ ही साथ इसका खामियाजा हमें, इसका हर्डल जो इंटरव्यू में भी भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को निगलेक्ट करके हमें काफी इसको निगलेक्ट करने का काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत सारा वैल्यू पे करना पड़ता है समझ। तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए द हिंदू को स्टार्ट किया है, सभी दोस्तों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं और तैयारी के दौरान द हिंदू को निगलेक्ट कर देते हैं। सभी के लिए द हिंदू निगलेक्ट ना करें, अपनी तैयारी के दौरान इसको पैरेलल लेके चलें, ताकि हमारी समझ जो है अच्छे से डेवलप हो पाए और एग्जाम के राइट डायरेक्शन में जा पाए। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं द हिंदू को एक हिंदू का रोल बताते हैं, बहुत बड़ा रोल बताते हैं। 80% रोल द हिंदू का होता है। क्यों ना हम भी द हिंदू को अपना कमजोरी ना मानकर इसको अपनी शक्ति, अपनी ताकत बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के द हिंदू। आज का जो फ्रंट न्यूज है, इसी स्टॉप तेलंगाना फार्मर एड स्कीम्स, द इलेक्शन कमीशन ऑन मंडे विथड्रॉ परमिशन ऑफ द राइतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट साइटिंग violations of the model code of conduct. It is order the poll body withdraw the permission, citing violations of the same by the state finance minister P Harish Rao. तो जो इसी है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार की राइतु बंधु स्टॉप करा है। इस स्कीम में होता क्या था, किसी भी किसान को, वहां के किसान को 10,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते पे भेजा जाता था। चुनाव आयोग ने एक पूर्व सूचना दी थी कि आप चुनाव रैली के दौरान किसी प्रकार की भी इस स्कीम का जिक्र नहीं करेंगे, इसका व्याख्यान नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अपनी चुनावी रैली के दौरान इसकी अनाउंसमेंट करते हुए पाया गया, इसकी जो है व्याख्या करते हुए बोलते हुए पाया गया कि वे जो है उनकी राजू बंधु स्कीम से उनके खाते पर अगली सुबह जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा बोलते हुए पाया गया। और Mr. Rao had made a statement that money would be disbursed disbursed under the Raitu Bandhu scheme on November 18. The assembly election in Telangana will be held on November 30. Under the Raitu Bandhu scheme, financial assistance is directly transferred to each farmer account per person to a word meeting the cost of input and other needs. जो भी
उस खेती के दौरान किसानों को जो भी जरूरत पड़ती है, जो लागत होती है, उनके लिए उनको एक रुपए ट्रांसफर किया जाता है। The Congress has filed a complaint with the EC last week seeking the order to stop and ruling भारत राष्ट्रीय राष्ट्र समिति BRS from the using Raitu Bandhu in their election campaign। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसकी शिकायत दर्ज की गई थी कि रायतू बंधु के माध्यम से बीआरएस पार्टी अपनी प्रचार बढ़ा रही है। On November 25, the EC allowed the disbursement of the Rabi season installment under the scheme of certain conditions. No publicity he made this regard. No public function should be organized for the disbursement and no political functionaries should be involved in process of disbursement। तो 25 नवंबर को चुनाव आयोग ने कहा था कि आप रबी फसल के लिए ये स्कीम के तहत पैसा दे सकते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार की अपनी चुनावी रैली में, अपने प्रचार में इसका उल्लेख नहीं करना है। किसी प्रकार की आपको ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई भी आपको प्रोग्राम में इस स्कीम का जिक्र नहीं करेंगे। तो ये था हमारे फ्रंट लाइन का न्यूज फर्स्ट। सेकेंड न्यूज है कि 7 जो कश्मीरी छात्र थे, कश्मीरी छात्र वे जो है वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान पाकिस्तान का समर्थन और भारत विरोधी एक्टिविटी पाए गए और उन पर जो है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है यूएपीए लगाए गए हैं। प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए अगेंस्ट Jammu and Kashmir police has filed a case under the Unlawful Activities Prevention Act against 7 Kashmir students for allegedly raising pro-Pakistan slogan during the Cricket World Cup final held recently. The police in Central Kashmir, Gandarbal district, filed a case under section 13 unlawful activity punishable with imprisonment of a UAPA and section 505 enacting to commit any offence against any other class or committees, and 506 criminal intimidations of the Indian Penal Code. All 7 are students at Sher Kashmir University in Agriculture Science and Technology Kashmir's SQATA in Gandarbal, Suhama. The police actions followed the written complaint by the student from Punjab at the SKUSTA. After the march ended, a Kashmiri student started abusing me and targeting me for being supporter of our country, and also threatened me to shut up, otherwise I would be killed. Read the complaint. The JNK Student Association urged Home Minister Amit Shah and JK Lieutenant Governor Manoj Sinha drop the UAPA charge। तो जो 7 स्टूडेंट हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने किसी छात्र को, ये छात्र जो हैं वे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने किसी छात्र को धमकी दी थी कि आप भारत के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं, उनके प्रमोट न लगाएं, और साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा था कि आप अगर सपोर्ट करते हैं तो अगर आप चुप नहीं रहते हैं तो आपको शूट कर दिया जाएगा। तो ऐसा धमकी दिया गया था। और यूएपीए एक्ट के तहत जो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ने अमित शाह को और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखकर उन पर लगे चार्ज को हटाने की अर्ज की। तो ये था
हमारा सेकंड आर्टिकल्स तो जनरल एक न्यूज के रूप में रख सकते हैं। हम अब डायरेक्ट एडिटोरियल पेज पर चल सकते हैं। इधर कोई न्यूज है नहीं, देयर इज नो न्यूज फॉर दी हम इम्पोर्टेंस फॉर द एग्जाम। द मेनी ग्रेव रिस्क कॉन्फ्रेंटिंग द वर्ल्ड टुडे। तो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से रिस्क हैं जो हमें अभी दिखते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड को, क्या इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर है। सबसे पहले जो है मल्टीपोलर डिसऑर्डर, ध्रुवीकरण की राजनीति और साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती एक्टिविटी, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती महत्ता और साइंस एंड टेक्नोलॉजीज रिस्क, एआई और फिर चैट जीपीटी और भी फेस रिकॉग्निशन, ये सारे जो हर्डल हैं, चुनौती रिस्क है। It's as sometime mentioned war reflect geopolitical incompetence than the first quarter of the 21st centuries reflect competence of the highest order with the several nations contributing to this state to affairs. Europe, Asia and Africa seem to be a state of permanent disorders today, while North and South America are plagued by problems of the varying magnitude. All this has set the stage for the multipolar disorder. तो जो लिबरल उदारवादी डेमोक्रेसीज है उस पे काफी ज्यादा जो है पर डेंजर है, खतरे हैं। जैसे कि बात करें फॉर द एग्जांपल, लिबरल डेमोक्रेसी कन्फ्रंट अ मल्टीट्यूड ऑफ डेंजर्स ऑन September 11, 2001 11 September 2001 with Al-Qaeda attacking the Twin Tower in New York. Terrorism gained the new dimension. A few years later, we saw the rise of the Islamic State, which even took the establishing a state of its own. Meanwhile, there were all still exist many lesser known terrorist outfits such as the Pakistan Pakistan-backed Lashkar-e-Qaeda, which was responsible for carrying out attacks in Mumbai on 26 November 2008, and the Boko Haram in Africa, which continues to include a terror attack in different regions of the globe. तो इन टेररिज्म फंडिंग, जैसे हमास की बात करें, रिसेंटली हमास हमास एक आतंकी फंडक अलकायदा अलकायदा और बात करें कि लश्कर ए कायदा और बोको हराम ऐसे ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनकी लगातार ऐसे एक्टिविटी में देखे जाते हैं जो कि वर्ल्ड में जो है टेररिज्म एक्टिविटी में इनको संलिप्त देखा जाता है। तो ये तो आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन को प्रमोट किया जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड, न केवल रीजनल बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर ये प्रॉब्लम्स है आतंकी संगठन का। तो कौन कौन से, अलकायदा अलकायदा हो गया और अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, बोको हराम, ये सारे हमास, सारे आतंकी संगठन की श्रेणी में जिनकी एक्टिविटी अनलॉफुल होती है, अनह्यूमन्स एक्टिविटी होती है। ये अटैक हो गया है को लेकर थ्रेट है। सेकंड थ्रेट जो अनसीइंग द इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन पे कैसे दावे हैं बड़े, जो स्पेशली अगर चाइना और अमेरिका की बात करें, चाइना और अमेरिका इस पर अपनी एक्टिविटी, अपनी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। notwithstanding with Asia, Progilo
Rogilo, it is the uneasy situation, uneasy, uneasy situation in the Indo Indo-Pacific region that the contains even greater potential for the wider ranging conflict, one that could one that could well involve USA and China directly and in already by pivot the strategic competition and con- constructions contestations as it is US and China have little space for the cooperation here elsewhere, but both now seems intent on narrowing the scope of their conflict. The US appears तो जो हिंद पैसिफिक रीजन है, हिंद पैसिफिक रीजन में 2/3 है, लगभग दुनिया में होने वाले लगभग 2/3 व्यापार जो है हिंद पैसिफिक क्षेत्र में होता है और इसकी इम्पोर्टेंस किसी भी देश का अगर व्यापार पर एकाधिकार हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड पर अधिकार कर सकता है व्यापार के थ्रू। जैसे एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखें कि ओपी कंपनी कैसे व्यापार के थ्रू पूरे वर्ल्ड में एक मोनोपोली, एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरा था, वो व्यापार पर एक अधिकार कर। तो अब भी कहीं ना कहीं उसकी का जो इम्पैक्ट है, अभी भी हर कोई चाहता है, हर देश जो ग्लोबल पावर बनने का इच्छुक रखता है, वे भी हिंद पैसिफिक क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाना चाहता है और मलक्का स्पेशली मलक्का स्टेट पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। तो ये एक बड़ा हर्डल है, आने वाले दिन में एक रिस्क है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर कौन शासन करेगा, इसमें डायरेक्टली जो इनकी इंटरेस्ट है इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर, स्पेशली अमेरिका और चाइना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आमने सामने आने की लगातार संभावना बन रही। जबकि अभी पश्चिम एशिया में जो हो रहे एक्टिविटी, अभी भी वहां पे शांति बहाल नहीं हुई। तो शांति बहाल करने को छोड़ अभी जो ग्लोबल पावर है उनको सामने आना चाहिए शांति बहाल करने के, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने हितों को साधने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जो है अपनी इंटरेस्ट जगा रही हैं। सेकेंड जो हर्डल है अभी रिसेंटली टोटली ग्लोबल के लिए, वे टेक्नोलॉजी रिस्क है। एडिशनली दिस इज द कैटेगरी ऑफ ग्रेव रिस्क दैट द confront the world today is money that belong to the technology domain, more especially artificial intelligence and cyber, even as the artificial और साइबर अटैक ऐसे प्रॉब्लम्स बन के उभरे हैं जो कि पूरी दुनिया को धड़ल्ले से खत्म कर सकते हैं। एक झटके में पूरी दुनिया को हैक कर सकते हैं, पूरी दुनिया के सिस्टम को एक झटके में जो है ला सकते हैं। तो ऐसे में चिंता वाली जो बात है जो कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे प्रत्येक ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाया जाए और जो आने वाले रिस्क है उसको कैसे कम रिड्यूस कैसे किया जाए। डिजिटल अनसर्टेनिटी इज मेकिंग mockery of the established order, as a growing members of the people cognitive and साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पन्न हुए हर्डल है, जो चुनौती उत्पन्न हो रही टेक्नोलॉजी से, एआई से, तो इससे जो है न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से बहुत क्षति पहुंचने की आशंका है निकट भविष्य में। AI, the emergence of the generative AI will be the real game changer, and the experts predict that the situation could become even more critical in near future. The real risk, it could alter the every fabric of nation states. जो एक्सपर्ट हैं, वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वे अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अगर नियर भविष्य में जो है पर काबू नहीं पाया गया, इनके लिए समाधान नहीं खोजा गया, तो बहुत बड़े संकट का कारण बन सकते हैं ये जो इंटेलिजेंस।
स्पेशली अगर बात करें कि मिलिट्री और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कॉज टू utmost concern, it has to managed with great care for the dangerous or emergence. AI is capable of being created subject to different types of adversarial attacks via visa poisoning typically aimed at the grade. टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य और इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा है। टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे मतलब इंटरनल सिक्योरिटी पर और स्पेशली मिलिट्री को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और स्वास्थ्य सेक्टर पर हाल के दिनों में जिसकी जो जनवरी फरवरी में दिल्ली के IIM में साइबर अटैक, ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। एक क्वांटम कंप्यूटिंग है का एक सॉल्यूशन के तौर पर दिखता है। क्वांटम कंप्यूटर एबल है इस तरह के अटैक को रहने में और इस तरह को सुरक्षा करने में। So in the rocking, many experts of the view of the climate change health issues are among the biggest global 21 century और 21 सेंचुरी में और ग्लोबल जो और चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के साथ हेल्थ इशू अमंग द बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क इन 21 सेंचुरी। तो 21वीं सदी में जो रिस्क है, एक तो बढ़ती आतंकवादी घटना, टेक्नोलॉजी रिस्क, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्लोबल जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज there is the biggest huge hurdle and biggest global risk 21 century। ये था 21 सेंचुरी। इसको आप जीएस पेपर 3 के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जीएस पेपर 2 से इसको लिंक करके जोड़ के पढ़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इट्स टाइम टू रिवैम्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को सुधारने की और भी उसके दायरा बढ़ाने की जरूरत पर कहा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गठन के बारे में कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो लगभग आज भी ऐसे काफी ब्रॉड लेवल पर क्षेत्र है, ब्रॉड लेवल पर लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट तक या फिर किसी भी कोर्ट तक ना पहुंचने के कई कारण हैं। जैसे बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर वहां पे वकील की चार्ज फीस पे करने में असमर्थ रहते हैं, साथ ही फी पे करने में, और साथ ही साथ जो है डिस्टेंस वहां तक पहुंचने के लिए भी असमर्थ हैं। जो सेंट्रल लेवल की कोर्ट है वहां तक नहीं पहुंच पाते, फीस पे नहीं कर पाते, अवेयरनेस नहीं है। ये सारे जो पॉइंट है जहां इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को सॉल्व करने चाहिए। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो अपनी फीस रिड्यूस करनी चाहिए, कम करने की दरकार है, ताकि जो है सभी तक न्याय की पहुंच सके। बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज 3 jurisdictions ऑर्डर ऑफ कंडीशन, ओरिजिनली अपील्ड और एडवाइजरी। संवैधानिक संस्था के तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 क्षेत्राधिकार हैं। 3 क्षेत्राधिकार कौन से? मूल, ओरिजिनल और अपील और सलाहकारी। सुप्रीम कोर्ट के 3 क्षेत्राधिकार होते हैं, मूल, अपील और सलाहकार। न्यायालय
न्यायालय जो है अलग अलग आकार और की पीठों पर बैठते हैं, जैसा कि भारत की सीबीआई ने रोस्टर ने कहा। Supreme Court serves a constitutional court as well as part of appeal. सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कोर्ट है, साथ ही साथ एक अपील का एक बढ़िया अपील का कोर्ट भी माना जाता है। कोर्ट सीट इन द benches of varying sizes as a determined by the registry on the directions of Chief Justice of India CJY, who is a master of roster. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जिसको रोस्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। Constitution bench of Supreme Court typically comprise 5, 7 and 9 judges who deliberate on the specific issue related to constitutional law. Article 145 of the Constitution provides of the setting of a constitution's bench. It says minimum of 5 judges need to sit for deciding a case involving a substantial questions of the law as to the interpretations of the constitutions, or of hearing of references under Article 143, which deal with the power of the president to consult the court. तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में आमतौर पर 5 से 7 5 to 7 बेंच जो है 5 और 7 5, 7 या 9 के बेंच शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ में आमतौर पर 5, 7 या 9 न्यायाधीश शामिल होते हैं। वहीं अगर बात करें 145 पर, तो 145 में संविधान पीठ की स्थापना का प्रावधान है। कहा गया है कि 145 आर्टिकल में कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए या आर्टिकल 143 के तहत किसी संदर्भ में सुनवाई के लिए राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति संबंधित है। कम से कम 5 से न्यायाधीशों को बैठने की जरूरत है। तो ये था आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के डिस्कोर्स द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन मार्च 1984, 10th Law Commission of India proposed the Supreme Court be split into two divisions, the Constitutional Division and Constitutional Divisional and Legal Division. The proposal stated that only the issue pertaining the constitutional law would be brought and proposed constitutional division. 10वीं इलेक्शन कमीशन जो लॉ कमीशन थी, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड होना चाहिए एक संवैधानिक पीठ के रूप में, और साथ ही साथ दूसरी जो डिवीजन है लीगल तौर पर करनी चाहिए। रिटायरिंग द 11th कमीशन stated 1988 that dividing the Supreme Court into the part would make justice more widely available and would significantly decrease the fees and litigants have to pay. It was reported that appeals to top court mostly compressed matter from the High Court closer than the Supreme. तो जो 11th कमीशन है, उन्होंने हाईलाइट किया कि जो लोग हैं वे ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते। उनका कारण है कि वहां तक पहुंच सुनिश्चित नहीं होती है और फीस पे करने में असमर्थ होते हैं। ये सब कारण है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्ट्रक्चर पे और सुधार करने चाहिए। जितने भी पेंडिंग केस है उसको सुलझाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो है सुनवाई करने की जरूरत है। अगर हालिया सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटी पर होने वाली सुनवाई पर चर्चा करें, टुडे सुप्रीम कोर्ट इशू अराउंड 8 to 10 decisions each year
सुप्रीम कोर्ट हर साल 8 से 10 मामलों को निपटारा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन ईच ईयर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 or more judges serves primarily as an appeal court. Only 4 of the 12 1263 1263 डिसीजन इशूज तो एक 2022 में 1263 मामले को जो दिया गया था पर सुनवाई की गई थी। by a constitutional Supreme Court was heard a matter between the center and the state as well as between two more states. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का जो काम है ये दो राज्यों के बीच के मैटर को सुलझाना, साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दो राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाता है, साथ ही साथ स्टेट और सेंटर के बीच के विवाद को समझाता है और प्रोवाइड करता है लीगल फंक्शन, एडवाइस एंड प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देता है। प्रेसिडेंट को जो है अपने एडवाइस देता है। एनी पर्सन कैन इमीडिएटली पिटिशंस एट सुप्रीम कोर्ट दे कंसीडर द बेसिक राइट। और अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के काम को एक सलाहकार के रूप में काम करता है, सलाहकार के रूप में, मध्यस्थता के रूप में काम करता है राज्य और राज्यों के बीच, राज्य और राज्य केंद्रों के बीच, तथा कोई भी अगर किसी भी आदमी का, कोई भी आम आदमी का अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है, अधिकार का उल्लंघन होता है, फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन दायर कर सकता है। तो ये था द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट could be split so that there are final court of appeal and the permanent constitutional bench. This would ensure greater judicial stability and consistency by the explicitity and this distinguishing cases filed under the constitutional authority from those filed under the appellate and review jurisdiction. A constitution bench is analyzing the issue and contemplating measures to protecting citizen basic rights and access under the guidance of the CGI. There is a opportunity to address the structure gap in the Supreme Court by designing several courts in appeal benches or region bench. तो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ कोशिश कर रही है कि जो आम आदमी और जो कोर्ट के बीच है तक जो है उस गैप को पार सके और जो खाई है उसको जल्द से जल्द मिटा सके और सभी तक समान न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका का विचार है। तो ये था आर्टिकल हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुधार की जाने की जरूरत है, कि जजों में, उसके जज में तथा उनके वकीलों में क्या सुधार की जरूरत, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में अभी और भी अडॉप्ट करने ताकि भी पेंडिंग केस है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके और शीघ्र न्याय जा सके। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। यहीं पर होल्ड होते हैं, मिलते हैं कल के सेशंस में नए न्यूज के साथ, नए आर्टिकल्स के साथ, जिसको लिंक करेंगे हम यूपीएससी के सिलेबस के साथ। तो आई होप मेरा इनिशिएट आपको पसंद आया होगा, आ रहा होगा। लाइक करना, कमेंट में बताना कि कैसे सुधारा जा सके, ताकि और मोटिवेट होके काम कर सकूं और एनर्जेटिक इस मुहिम को आगे बढ़ा सकूं, ताकि सभी लोगों तक, मेरे साथ साथ उन सभी दोस्तों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके और वे भी एग्जाम की राइट गाइडेंस में तैयारी कर सके और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।